नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत मराठा काल एवं ब्रिटिश शासन के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आइए प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा के प्रमुख बिंदु रहेंगे मराठा शासन, मुख्य बिंदु रहेगा। अब हम यह देखते हैं कि मराठा शासन को कितने भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम 3-4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, भोसला शासन, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। आइए शुरू करते हैं इसमें अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष मराठा शासन को। सन 1741 में भोसला सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया और कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। भोसला शासन या भोसला किसे कहते हैं? तो भोसला जो है मराठा शासकों का नाम है। यह इनकी जाति है जिसे हम मराठा शासन एवं भोसला शासन कहते हैं। तो प्रथम मराठा आक्रमण छत्तीसगढ़ में हुआ था 1741 में, और उस समय रतनपुर में कलचुरियों का शासन था। 1741 में आक्रमण होता है। उसके बाद 9 साल बाद 1750 में रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठाओं या भोसलाओं ने पराजित किया और कलचुरी शासन को उन्होंने छत्तीसगढ़ से समाप्त कर दिया। तो इस 1741 से 1750-57 के समय को हम अप्रत्यक्ष मराठा शासन कहते हैं, क्योंकि उस समय मराठा शासन नागपुर से संचालित होता था। किंतु प्रत्यक्ष मराठा शासन का काल जब प्रारंभ होगा तो मराठा शासक यहीं रहकर अथवा अपने सूबेदार आदि के माध्यम से शासन करेंगे। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन का समय है 1758 से 1787 तक। प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 मराठा शासकों का नाम आता है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं, यह सर्वप्रथम है बिम्बाजी भोसला, चिमणाजी भोसला, वेंकोजी भोसला और अप्पाजी भोसला। इन चारों के इर्द गिर्द ही प्रत्यक्ष मराठा शासन घूमता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं बिम्बाजी भोसला। बिम्बाजी भोसला छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक हैं। उनकी राजधानी रतनपुर थी। इस समय उन्होंने क्या स्थापत्य किया, किस चीज़ों का निर्माण कराया? तो रतनपुर के राम टेकरी मंदिर, जिसमें आज भगवान राम, सीता और हनुमान जी की मूर्तियों वाला मंदिर है, उस राम टेकरी मंदिर का निर्माण इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। साथ ही बिम्बाजी भोसला ने रायपुर के दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार भी कराया था। इसके बाद यदि उनके प्रशासनिक कार्यों को देखें तो बिम्बाजी भोसला ने रतनपुर एवं रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। कलचुरियों के समय में ये 2 भाग थे। एक शाखा रतनपुर में रतनपुर से शासन चलाती थी, राजधानी थी। दूसरी शाखा की राजधानी रायपुर थी। किंतु बिम्बाजी भोसला ने इसको एकीकरण कर दिया और रतनपुर में न्यायालय की स्थापना भी करवा दी। इसके साथ ही बिम्बाजी भोसला ने राजनांदगांव एवं खुज्जी जमींदारी प्रारंभ की। साथ ही ये परगना पद्धति के जनक भी माने जाते हैं। साथ ही इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कार्य किया, जैसे दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा बिम्बाजी भोसला ने ही प्रारंभ किया था। आइए दूसरे शासक के बारे में जानते हैं, चिमणाजी भोसला। चिमणाजी भोसला बिम्बाजी राव भोसला के भतीजे थे। बिम्बाजी भोसला निसंतान थे, इसलिए उन्होंने अपना शासन अपने भतीजे चिमणाजी को दिया, किंतु यह केवल 1 वर्ष तक ही शासन कर पाए। इसके बाद शासन की बागडोर वेंकोजी भोसला के पास आ जाती है, जो 1788 से 1811 तक शासन करते हैं। वेंकोजी भोसला राज्य में सूबा शासन के जनक माने जाते हैं। सूबे का अर्थ ये है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक सूबा बनाया और स्वयं शासन ना करके या स्वयं अपने अंडर शासन ना करके उन्होंने अपने अंडर एक व्यक्ति रख लिया, जिसको वो सूबेदार कहते थे,
और वही सूबेदार पूरे छत्तीसगढ़ का प्रशासन देखता था। तो छत्तीसगढ़ में शुरू से लेकर अंत तक 8 सूबेदार नियुक्त किए गए और सभी सूबों का या सभी समय में सूबों का मुख्यालय रतनपुर हुआ। आपको ध्यान में यह रखना है कि छत्तीसगढ़ को 8 सूबों में नहीं बांटा गया। छत्तीसगढ़ एक ही सूबा था, अलग अलग समय में इनके 8 सूबेदार हुए हैं। आइए इनके बारे में भी जानते हैं। सूबा शासक में हम देखते हैं कि प्रथम सूबेदार कौन था। तो महिपत राव दिनकर नाम का व्यक्ति छत्तीसगढ़ के सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहला सूबेदार था। इसी के समय यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था। इसके बाद दूसरा सूबेदार आता है विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर ने परगना पद्धति को आगे बढ़ाया और इसने छत्तीसगढ़ों को 27 परगना में बांटा। आपको ध्यान होगा कि कलचुरियों के समय छत्तीसगढ़ वास्तव में 36 गढ़ों में विभक्त था, जिसमें 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में थे और 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में थे। तो इन 36 गढ़ों को उसने फिर से पुनर्गठन किया विट्ठल राव दिनकर ने और 27 परगनों में बांट दिया। इसी विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल में 1795 में मिस्टर ब्लंट रतनपुर आए। इसके बाद अगला सूबेदार आता है भवानी कालू। यह सबसे कम समय तक सूबेदार रहने वाला व्यक्ति था। इसके बाद केशव गोविंद आते हैं। केशव गोविंद सर्वाधिक लंबी अवधि तक सूबेदार रहा। इसी के समय यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ आया था। इसके बाद अन्य सूबेदार कौन कौन हैं? तो अन्य सूबेदार हैं बिकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरी, यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर अंतिम सूबेदार हुए। अब सूबेदारी प्रथा का अंत कैसे हुआ? तो 1816 से 1818 के बीच आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, तो उस समय इनकी संधि हुई अंग्रेज़ों और मराठों के बीच और इसी 1818 से मराठा शासन में ब्रिटिश नियंत्रण का आरंभ होता है। अब हम दूसरे चरण में पहुंचते हैं, तीसरे चरण में, कि ब्रिटिश अधीन मराठा शासन कैसे हुआ। अर्थात मराठा लोग शासन तो करेंगे किंतु वास्तविक शासक वो कौन होंगे? ब्रिटिश होंगे। तो यह मराठा शासन आया क्यों? तो मराठा शासक उस समय रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, इसीलिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उस समय मराठों की पराजय हुई, जिससे मराठा शासन ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। जब ब्रिटिश अधीन में मराठा शासन आया तो छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति को समाप्त करके अधीक्षक प्रणाली को लागू किया गया। अधीक्षक प्रणाली का मतलब होता है सुपरिटेंडेंट। अब सूबेदार न होकर उस क्षेत्र का मालिक होगा एक सुपरिटेंडेंट या अधीक्षक। ब्रिटिश अधीक्षक कितने हुए? अब भी हमारे मन में यह प्रश्न उठना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक हुए और इन्हीं ब्रिटिश अधीक्षकों के समय में विभिन्न विद्रोह हुआ। आइए देखते हैं ब्रिटिश अधीक्षक कौन कौन हैं। तो कैप्टन एडमंड प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक हुए और इन्हीं के समय डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ, जिसे दबा दिया गया। अगले ब्रिटिश अधीक्षक हैं कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सर्वाधिक समय तक अधीक्षक रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने 7 परगनों को और छोटा कर दिया, उनकी संख्या को कम कर दिया और क्षेत्रफल को बढ़ा दिया और उन्होंने 8 परगनों में सीमित कर दिया। अब देखिए, कलचुरियों के समय छत्तीसगढ़ थे, मराठा शासन में वो छत्तीसगढ़ से कम होकर 27 सूबों में बट गए और अंग्रेज़ों के समय जब अधीक्षक प्रणाली लागू हुआ तो उन 27 परगनों को फिर जो है पुनर्गठित करके 8 परगनों में सीमित कर दिया गया। साथ ही कैप्टन एगेन्यू ने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, पटेल के पद को समाप्त कर दिया, किंतु उन्होंने गौटिया का पद रहने दिया। गौटिया उनके कर संग्राहक हुआ करते थे। इनके काल में, कैप्टन एगेन्यू के काल में कौन कौन से विद्रोह होते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं, एक बार देख लीजिए। सन 1818 में नवागढ़ का विद्रोह होता है। नवागढ़ आजकल बेमेतरा ज़िले में है। इनके विद्रोहकर्ता थे महार सिया, जो कि जमींदार थे। उसके बाद 1818 से 1825 के बीच
धमधा के गोंड राजा द्वारा गोंड विद्रोह किया जाता है। 1819 में रामसाय द्वारा सोना खान विद्रोह किया जाता है, जिसको कैप्टन मैक्सन दमन करते हैं। और 1824 से 25 के अवधि में गेंद सिंह द्वारा परलकोट का विद्रोह होता है, जिसे कैप्टन पेबे ने विद्रोह करके विद्रोह को दबा दिया। यह विद्रोह भी आपको याद रखना है। अगले अधीक्षक हुए कैप्टन हंटर। उसके बाद कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस ताहूतदारी की प्रथा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने समय में 2 ताहूतदारी प्रारंभ की, लोरमी एवं तरिंगा। ताहूतदारी भी एक प्रकार की जिम्मेदारी व्यवस्था थी और ताहूतदार जो है एक प्रकार से कहा जाए पदवी या उपाधि हुआ करती थी। तो इनमें से एक ताहूतदार के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह जो तरिंगा गांव है वो भाटापारा के पास है और इसी भाटापारा गांव में एक गौटिया रहते थे जिनका नाम था दाऊ कल्याण सिंह। इन्हें ही तरिंगा का ताहूतदार बनाया गया था। दाऊ कल्याण सिंह काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनके नाम पर रायपुर में, बलौदाबाजार में अनेक शिक्षण संस्थानों का नामकरण किया गया है। तो दाऊ कल्याण सिंह का पुराना गांव तरिंगा है जो भाटापारा के पास है। और मेरे महाविद्यालय के बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा महाविद्यालय भी बलौदाबाजार ज़िले में आता है और यह तरिंगा भी बलौदाबाजार ज़िले के अंतर्गत आता है। साथ ही कैप्टन सैंडिस ने शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ाया और डाक तार व्यवस्था को प्रारंभ किया। इसके बाद अगले अधीक्षक हैं कैप्टन विल्किंसन। उसके बाद आते हैं कैप्टन क्रॉफर्ड, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1830। इसी समय 1828 में एक घटना घटती है। वह घटना क्या थी? तो भारत का गवर्नर जनरल जो है बदल जाता है। अब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। वह कुछ उदारवादी प्रकार के व्यक्ति थे और वो राजे रजवाड़ों से मिलकर काम करने के इच्छुक थे। इसलिए 1829 में अंग्रेज और रघुजीत तृतीय से संधि होती है और उन्हें उनका राज्य सशर्त सौंप दिया जाता है, अर्थात कुछ शर्तों के साथ उनका जो ब्रिटिश अधीक्षण में, ब्रिटिश के कंट्रोल में मराठा शासन रहता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगला चरण आता है पुनः भोसला शासन का, जो 1830 से 1854 तक चलता है। इसके शासक होते हैं रघुजीत तृतीय, जिनसे समझौता हुआ रहता है। उन्होंने फिर परगना आदि पद्धतियों के स्थान पर जिलेदारी प्रथा प्रारंभ की और उसका मुख्यालय रायपुर को बनाया। उनके समय में कितने जिलेदार नियुक्त हुए? तो भोसला के शासनकाल में कुल 8 जिलेदार नियुक्त हुए। प्रथम जिलेदार हैं कृष्णराव अप्पा और अंतिम जिलेदार गोपाल राव। आगे देखते हैं मराठा कालीन शासन व्यवस्था। मराठा काल में कैसे शासन चलता था? तो मराठों ने कलचुरियों को हराया था और कलचुरियों की व्यवस्था को बदलकर उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था स्थापित की। इन्होंने भोसला शासकों ने सूबा शासन को और परगना पद्धति को छत्तीसगढ़ में लागू किया और इस समय प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था। पहले का नाम था खालसा क्षेत्र। यह क्षेत्र मराठा शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। और दूसरा है जमींदारी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जमींदारों का नियंत्रण था। यदि मैं इसको और सरल आपके लिए करूँ तो मुझे अभी का उदाहरण लेना चाहिए। हालांकि ये इनमें कोई समानता नहीं है, मैं केवल समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि खालसा क्षेत्र जो आजकल के हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसे हुआ करते थे, मतलब जहाँ पर केंद्रीय सत्ता का डायरेक्ट नियंत्रण होता था। जबकि जमींदारी क्षेत्र आजकल के राज्य हुआ करते थे, जिसमें डायरेक्ट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शासन न करके वो राज्यपाल के माध्यम से शासन करते हैं और राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री आदि होते हैं। अब मराठाकालीन प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से होते थे तो हम देखते हैं। यहाँ पर एक सूची दिया गया है। सबसे नीचे होता था पोतदार, यह खजांची हुआ करता था। उसके बाद पंडरी पांडे नाम का व्यक्ति होता था पदाधिकारी, जो मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखता था। समझ लीजिए आजकल का आबकारी अधिकारी। इसके बाद अगला पद होता था बरार पांडे का। यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। उसके बाद फडनवीस
जो आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता था। ये फडणवीस सरनेम एक प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ भी जुड़ा हुआ है। यदि आपको याद हो तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी से पहले के, वह भी उनका सरनेम भी फडणवीस है। तो ये फडणवीस क्या करते थे, आय व्यय का हिसाब करने वाले होते थे। इसके बाद पटेल होते थे। पटेल जो है मराठा काल में सृजित नया पद है जो लगान का निर्धारण और वसूली में सहायता करता था। समझ लीजिए यह आर्थिक सलाहकार के रूप में होता था। इसके बाद आते हैं गौटिया। गौटिया हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय शब्द है जिसके बारे में हम सभी इसका प्रयोग करते हैं। और गौटिया कहा जाता है इस प्रकार से। तो गौटिया क्या होते थे, तो यह ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मराठा कलचुरी कालीन पद था जो मराठा काल में भी बना रहा। उसके बाद आते थे कमविसदार। कमविसदार परगना का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। यह अपने स्थान में अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली आदि का कार्य भी करता था। और सबसे ऊपर या सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था सूबेदार। यह सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, अर्थात उनका होना मतलब भोसला का होना वहाँ पर माना जाता था। यह सैनिक दीवानी फौजदारी सभी प्रकार के विभागों का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार मराठा कालीन शासन व्यवस्था होती है। इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि गौटिया का कार्य क्या था या अमुक कार्य करने वाला पदाधिकारी को क्या कहते हैं। इस प्रकार दोनों ओर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। चूँकि अगली इकाई में ब्रिटिश शासन का एक लंबा सा लेसन है जिसको हम बात आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में आपको ब्रिटिश शासन बता रहा हूँ। 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। और जब नागपुर साम्राज्य विलय होता है इसका मतलब छत्तीसगढ़ का भी विलय ब्रिटिश में हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अंततः भोसलाओं का मराठों का शासन था और मराठाओं की राजधानी कौन थी, नागपुर थी। नागपुर राज्य हुआ करता था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश के अधीन में चला जाता है। अब ये महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या करते हैं इसको देखते हैं। 1854 में छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था का आरंभ हुआ। 1855 में नागपुरी रुपया का प्रचलन बंद करके कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। 1858 में प्रदेश में पुलिस मैनुअल लागू हुआ। 1858 में ही रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर का पद हुआ और उसमें स्मिथ की नियुक्ति हुई। 1861 में छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का आरंभ हुआ। प्रदेश में भू राजस्व हेतु माल गुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ में संभाग या कमिश्नरी व्यवस्था का आरंभ हुआ, अर्थात अब छत्तीसगढ़ का एक कमिश्नर भी होता था। 1862 में ही छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था का आरंभ किया गया। 1871 में प्रदेश में आपराधिक जनजाति अधिनियम लागू किया गया। यह तो हुए ब्रिटिश शासन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम देखते हैं इस ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण विद्रोह क्या क्या हुए। तो यह विद्रोह सन 1818 से प्रारंभ होकर 1918 तक, अर्थात 100 साल का विद्रोह हुआ। उसमें से जो जो प्रमुख हुए उसके बारे में आज हम जानते हैं। जैसे नवागढ़ का विद्रोह मैंने बता दिया है, महारसिया सावंत भारती द्वारा किया गया। रामसाय का विद्रोह सोना खान में हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता रामसाय सिंह थे। सरगुजा में गोंड विद्रोह हुआ रामानुज प्रताप सिंह देव के नेतृत्व में। बरगढ़ में अजीत सिंह के नेतृत्व में। सोना खान में वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में। संबलपुर में सुरेंद्र साय। सारंगगढ़ में कमल सिंह। सुहागपुर में रंगाजी बापू। रायपुर में सैन्य विद्रोह हनुमान सिंह। सरगुजा में कल्याण सिंह के द्वारा। राजनांदगांव में सेवता ठाकुर के द्वारा। और कोरिया में किसान उरांव विद्रोह होता है रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा। यहाँ पर जो रायपुर का सैनिक विद्रोह हुआ हनुमान सिंह द्वारा, इसीलिए हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है।
यह प्रश्न भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये सब प्रमुख विद्रोह हैं, इनकी चर्चा आगे की जाएगी अगले वीडियो में। इस प्रकार आज की क्लास समाप्त होती है। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं, बनाए हैं इस सीरीज़ में, तो हमने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अर्थात पाषाण काल से लेकर ब्रिटिश काल तक का एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण आपके सामने रखने का प्रयास किया है। चूँकि हमारा विषय राजनीति शास्त्र है और इतिहास अथाह है, ऐसे में हम बहुत ही ऊपरी तौर से, सरसरी तौर से हमने इतिहास का अध्ययन किया है, जिससे हमारी जानकारी भी बढ़े और हमें इतिहास का बहुत अधिक अध्ययन ना करना पड़े। क्योंकि यदि हम इतिहास ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमारा एक सेमेस्टर केवल इतिहास पढ़ने में निकल जाएगा। तो इतिहास अपने स्वयं से पढ़ते रहिए, राजनीति से उसको जोड़ते रहिए, तभी उसकी सार्थकता है। और वीडियो को देखते रहिए। जो भी शंका आपको है वो कमेंट बॉक्स में अथवा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।